एवरीवन वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट नवादा आरा। दिस इज आर शर्मा। आज मैं नई शिक्षा नीति 2020 में हुए बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इतना स्पष्ट अभी तक किसी ने समझाया नहीं होगा। इसमें उसी मुख्य बिंदु पर बात करने जा रहा हूं जिसमें हमें जानना जरूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कम समय में इसे समझाने वाला हूं। तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करें। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। जो बदलाव किया गया है वो ये है कि न्यू शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 5334 के फॉर्मूले पर सेट किया गया है। ये 5334 ये वर्ष हैं। ये इन सभी को यदि जोड़े तो 15 इयर्स का ये समय है जिसमें बच्चा अपने शुरुआती पढ़ाई से लेकर के 15 ईयर किस किस क्लास में कैसे अध्ययन करेगा उसका कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दें कि 5 इयर्स यानी स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक, यानी कि ध्यान दें कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा, इस कॉलम को ध्यान दें, तो बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो वो अब स्कूल जाएगा, यानी उसे एडमिशन कराया जाएगा। यानी यह है 5 इयर्स या लगाने का मतलब स्कूल में उसको 8 वर्ष का समय हो जाएगा। यानी 3 वर्ष अपना वो घर पर बिताने का समय जो रहा, अब वो स्कूल तीसरे साल में जाएगा, यानी एडमिशन होगा। तो टोटल हुआ 5 और 3 8 साल, यानी 8 साल में वो बच्चा कहाँ तक और कैसे अपना अध्ययन करेगा, ध्यान दें। और सेकंड कॉलम में ध्यान दीजिए 3 वर्ष अब जो समय बिताएगा, यानी जब वो 3 साल का हो जाएगा, अब जैसे पढ़ाई शुरू करेगा, स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा तो बच्चा 3 साल का हो जाएगा। और अब अगले 3 साल तक अब वो स्कूल में जो करेगा, तो ध्यान दें कि वो 3 वर्ष प्री स्कूलिंग या आंगनबाड़ी में बिताएगा। यानी उसका अब अध्ययन प्री स्कूलिंग कह लीजिए या आंगनबाड़ी में उसे अध्ययन करना पड़ेगा। तथा 2 वर्ष और यानी कि 3 वर्ष के बाद और बचा हमारा 2 वर्ष, यानी तो इसे 2 वर्ष क्लास 1 से 2 के लिए होगा। यानी टोटल हमें 5 इयर्स ये समय दिया गया है बच्चों को अध्ययन कराने का, जिसे फाउंडेशनल कह सकते हैं। फाउंडेशन यानी उसके बुनियादी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, शुरुआती एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, उसे यानी पूरी तरह से उसका स्टार्टअप कह लीजिए कि कैसे किया जाए, इस सब पर उस पर ध्यान दिया जाएगा। और उसी तरह के एजुकेशन का सिलेबस भी उसका होगा। अब नेक्स्ट जो आया हमारा 5 इयर्स कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब 3 इयर्स का जो कंसेप्ट है इसे हम लोग समझें कि अब अगले 3 इयर्स यानी में वो क्या करेगा। अब बच्चा क्या हो जाएगा कि अगले 3 इयर्स यानी कि 9 से 11 वर्ष के उम्र का वो बच्चा हो जाएगा। यानी कि अब ये 3 साल में, यानी 3 से 5वीं तक, यानी तीसरा से 5वीं क्लास तक अब वो अध्ययन करेगा इसमें। यानी कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के लिए, यानी 1 साल क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, यानी कि ये 3 साल का समय हुआ। ये सभी को इंक्लूड कर रखा जाएगा। पहले अलग अलग क्लास में बच्चे को अध्ययन कराया जाता था, यानी 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। अब इस सभी को कंबाइन कर अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें अब वो बच्चा का यहाँ से प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, यानी शुरू होगा अध्ययन कराने का। नेक्स्ट अब नेक्स्ट 3 इयर्स जो हुआ, अब उसमें क्या कंसेप्ट है तो ध्यान रखिए। अब ये नेक्स्ट 3 इयर्स में बच्चा 12 से 14 वर्ष क्या उम्र का हो जाएगा। यानी सभी में आपको 3 साल उसका बचपना, स्कूल जाने के पहले वाला भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 5 या 3 8 और 3 8 और 3
11 में उसका पहले जो अपना घर पर समय बिताया उसका समय लिया जा रहा है, यानी 5 3 8 9 10 11 वर्ष का समय हुआ। तो ध्यान रखें इसमें 12 से 14 वर्ष का लड़का यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 और 3 8 8 और 3 11 और 3 साल और साल 12 13 और 14, यानी 12 से 14 साल की उम्र में वो बच्चा क्या करेगा, इसे ध्यान दें। यानी अब बच्चा इसमें छठी क्लास से 8वीं क्लास तक अध्ययन करेगा, ये भी कंबाइंड रहेगा। यानी कि क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 के लिए, यानी कि ये पहले हम लोग अलग अलग 6 7 8 का अध्ययन कराया जाता था, यानी हर साल एडमिशन लेने की ज़रूरत होती थी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा पॉलिसी आया है कि आपको हर साल के एडमिशन लेने से अब राहत मिलेगा। इसमें अब गार्जियन का इकोनॉमिकल बचत होगा। इसे आप कह सकते हैं कि यह मिडिल समझा जाएगा, यानी 5 to 8 तक का अध्ययन बच्चों का। अब नेक्स्ट, अब लास्ट 4 इयर्स जो रेस्ट बच गया, तो ध्यान रखें कि 4 इयर्स का जो समय है इसमें बच्चा अब 15 से 18 वर्ष के हो जाएगा। यानी कि इन सब में भी अब 3 इयर्स वहीं पीछे वाला अपना बचपना कह लीजिए उसको जोड़ लेंगे, यानी 5 3 8 8 और 3 11 11 4 15 15 और उसके अभी स्कूल जाने के पहले जो 3 साल पर आया था वो 3, तो वो 18 वर्ष का हो गया बच्चा। इसीलिए यहाँ लिखे कि 15 से 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो अब उसका अध्ययन जो होगा 9वीं से 12वीं तक हो जाएगा यहाँ तक, यानी 9वीं से वो शुरू करेगा इस उम्र में 15वीं उम्र में, और 18वीं जाते जाते उम्र में वो 12 पास कर जाएगा। यानी इसे भी कंबाइन कर दिया गया है, क्लास 9 को, क्लास 10 को, क्लास 11 को और क्लास 12 को। यानी कि अब आपको 10th बोर्ड नहीं रहा, अब फाइनली जो एग्ज़ाम होगा वो 12 का होगा, यानी उसी को एक बोर्ड की तरह देखा जा रहा है, यानी उसी में फाइनली एग्ज़ाम होगा। यानी कि अब 9th 10th 11th और 12 का एग्ज़ाम को सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा और उसे हर वर्ष सेमेस्टर की तरह उसको लिया जाएगा और अंत में उसके 12वीं बोर्ड बना करके एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो नेक्स्ट, और ध्यान दें जो ये 12 पास करेगा तो इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट, अब ध्यान रखें, अब उसी कंसेप्ट को मैं अब डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैं एक एक कर और बहुत डिटेल में कंसेप्ट को बताने वाला हूं। तो ध्यान रखें मित्र, अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों या हमारे चैनल में नए आए हों वो सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रखें इस वीडियो के अलावा मैं एजुकेशनल वीडियो भी बनाता हूं, पार्टिकुलरली इंग्लिश पर। तो इसके कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, SR इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से, आप वहां से अध्ययन करें। तो ध्यान रखें, अब मैं उसे एक्सप्लेन जो करने वाला हूं 5 इयर्स की पढ़ाई के लिए। तो बच्चा जो 5 इयर्स का जो पढ़ाई करेगा उसमें ध्यान रखिए बच्चा पढ़ाई के 3 वर्ष से शुरू कर 8 वर्ष तक का हो जाएगा। यानी 3 साल अपने घर पर बिताया, जैसे स्कूल में आया वो 3 साल का हो गया, तो यहाँ तक अब शुरू करेगा 3 साल से, तो यानी कि उसका 5 साल अध्ययन करेगा तो 5 या 3 8 साल तक। ध्यान रखिए 3 इयर्स और जो बिताएगा प्री स्कूलिंग कहिए चाहे आंगनबाड़ी कहिए, इसमें इंक्लूड रहेगा नर्सरी LKG UKG। अभी तक हम लोग अलग अलग क्लासों में बच्चों का अध्ययन कराते आ रहे थे, अब इसमें इंक्लूड होकर पढ़ाई हो जाएगा। और फिर अब बचा यानी कि ये 3 साल का समय हो जाएगा, नर्सरी LKG UKG। यदि कहें तो 1 साल आपको नर्सरी, 1 साल LKG, 1 साल UKG, और बाकी 2 इयर्स जो बचा 5 साल में तो हमारा 1 से लेकर 2 साल, यानी कि क्लास 1 से 2 साल बच्चा अध्ययन करेगा। यानी कि अब यहाँ दूसरा क्लास पास कर जाएगा 5वीं वर्ष तक
आते आते, यानी जब उसका उम्र 8 वर्ष होगा तो वो 2 साल यानी दूसरा क्लास पास कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है कि 3 से 6 उम्र के बच्चों के लिए, ये 3 से 6 उम्र के बच्चों के लिए यानी कि प्री स्कूलिंग, आंगनबाड़ी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए न्यू करिकुलम यानी नया अलग पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें खेलकूद या एक्टिविटी सिखाई जाएगी। यानी ध्यान रखें 3 से 6 साल इसमें जो समय देगा बच्चा, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो इसमें में इंक्लूड कर दिया गया है, ये 3 साल और उसके बाद उसके अगले 3 साल का, तो इसमें क्या सिखाया जाएगा, उसमें उसका पाठ्यक्रम जो रहेगा वो न्यू करिकुलम पर रहेगा, यानी कि नया अलग पाठ्यक्रम बनेगा जिसमें खेलकूद या एक्टिविटी सिखाई जाएगी। यानी कि खेल कूद कर कर उसके अध्ययन कराने का प्रयास किया जाएगा, उसको एक्टिविटी के माध्यम से कह लीजिए या और भी जो भी इंटरेस्टिंग माध्यम होगा जिससे बच्चा अपनी तरह वो जिस शैली से अपना खेल कूद करता है उसी शैली से अध्ययन कराया जाएगा ताकि उसे मन लगे और वो एजुकेशन को एडप्ट करे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है 6 से 8 उम्र के बच्चों के लिए ये कंसेप्ट है कि जब बच्चा 6 से 8 वर्ष का उम्र का हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 कक्षा के लिए बेसिक एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, यानी उसकी बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा नियंत्रण रहेगा, उसी पर ज़्यादा उस शिक्षकों को ध्यान देना होगा और उसी तरह का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। तो ध्यान दें, अब नेक्स्ट आपका यानी 5 ईयर वहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब 3 इयर्स का जो कंसेप्ट है इसको समझें। 3 इयर्स के पढ़ाई के लिए अब बच्चा 9 से 11 वर्ष का उम्र तक हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि इसमें क्लास 3, क्लास 4 तथा 5 को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि ये तीनों क्लास एक ही समय में दिया जाएगा, यानी तीनों को एक ही समय में रखा जाएगा। इसके लिए प्रिपरेशन को रखा गया है, यानी कि यहाँ से बच्चों का थोड़ा प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, यानी तैयारी शुरू हो जाएगी, यानी कि बच्चों की तैयारी शुरू हो जाएगी जिसमें बेसिक लिटरेसी या नॉलेज या क्षेत्रीय ज्ञान दिया जाएगा। नेक्स्ट 3 इयर्स की पढ़ाई के लिए ध्यान रखें कि अब बच्चा क्या करेगा। हमारा 5 और 3 कंप्लीट हो गया इयर्स का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट 3 जो दिया गया था यानी 5, 3, 3, तो वो मैंने मीन्स अब लास्ट 3 वाले को बता रहे हैं। तो अब इस 3 इयर्स में बच्चा 12 से 14 वर्ष की उम्र तक हो जाएगा, जिसमें क्लास 6, क्लास 7 तथा क्लास 8 को इंक्लूड किया गया है। इसमें या इसको आप कह सकते हैं कि इसे तीनों को इंक्लूड कर कर इसे मिडिल कह लीजिए, इस बात को कि मिडिल तक वो बच्चा चल जाएगा। इसमें कक्षा 6 से बच्चों का सब्जेक्ट यानी विषयों से परिचय अब करवाया जाएगा, यानी कि यहाँ से अब जिस विषय का अब अध्ययन अब आगे करने वाला है लड़का, अब यहाँ से विषय से अध्ययन कराना शुरू हो जाएगा। और इसके पहले उसको केवल नॉलेज, उसके खेल कूद से आधारित नॉलेज, बुनियादी नॉलेज, क्षेत्रीय ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया था और दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखें कि इसके पहले जो यानी 5वीं तक जो अध्ययन था वो ज़्यादा क्षेत्रीय लैंग्वेज पर जोर देकर कराया जाएगा। इसमें भले ही एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश जरूर रहेगा, उसको बच्चा लेगा, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ाई होगी उस बच्चा को उसके क्षेत्रीय, जैसे मान लीजिए भोजपुरी है तो भोजपुरी, यदि भोजपुरी के क्षेत्र में वो बच्चा रहता है तो भोजपुरी से संबंधित या उसके कल्चर को संबंधित पढ़ाई होगा। यदि वो मराठी से रिलेटेड हो तो मराठी में, बंगाली हो तो बंगाली में। तो इस तरह का पढ़ाई उसका बेसिक, उसका जो क्षेत्रीय बुनियाद का पढ़ाई है उस पर नियंत्रण रहेगा। और एक सब्जेक्ट वो इंग्लिश भी यानी जैसे सब्जेक्ट भी रहेगा। नेक्स्ट अब लास्ट 4 ईयर का जो कंसेप्ट बचा, उसमें बच्चा वो 15 से 18 वर्ष के उम्र तक हो जाएगा,
इसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 तथा क्लास 12 के लिए सेकेंडरी समझा जाएगा, यानी सेकेंडरी इसे मान सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये सभी 9, 10, 11 और 12 ये सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा, जिसमें 9वीं के बाद अब आर्ट, साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट छात्र चाहे तो चुन सकते हैं। ऐसे भी सब्जेक्ट को सेम लेवल में पढ़ाया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब बच्चे को, जैसे पहले बच्चा जब 10th के बाद में 11th या 12th में आता था तो उसे निर्धारित करना होता था कि अब वो आर्ट्स लेगा कि साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा। अब यहाँ उस बच्चे को 9 से ही ये तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन एक साथ कराया जाएगा। और फाइनली जो एग्ज़ाम होगा 9th 12th का, उसी को बोर्ड समझा जाएगा। अब 10th का बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। अब हम लोग इसके कंसेप्ट को नीचे समझेंगे, तो ध्यान रखें कि इसका मतलब कि अब वो बच्चा, यानी कि अब ऐसा अध्ययन इसलिए कराया जा रहा है कि 10th का जो एक जोड़ आता था, बच्चे पर दबाव आता था, प्रेशर आता था, उसको ख़त्म किया जाए और इसमें एक ग्रेड के माध्यम से उस बच्चा को पास आउट किया जाएगा। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन। अब ध्यान रखें इसमें कि व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा, व्यापार से संबंधित शिक्षा जो अध्ययन होगा। तो इसे ध्यान दें, अब व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। यानी जब बच्चा क्लास 6 में रहेगा तभी वो हर एक प्रकार के अपने क्षेत्रीय जो भी व्यवसाय है उससे उसे परिचय कराया जाएगा, यानी जिसमें छात्रों को व्यापार के बारे में बताया जाएगा तथा स्थानीय शिल्प, हस्त उद्योग, हस्तकला, कारीगरी के बारे में बताया जाएगा तथा साल में 10 दिन तक बच्चा लोकल ड्राफ्ट, यानी लोकल क्राफ्ट होना चाहिए, यहाँ क्राफ्ट स्थानीय हस्तकला या कारीगरी और ट्रेड में इंटर्नशिप यानी प्रशिक्षण करेगा या प्रशिक्षण लेगा। यानी कि बच्चे को अब वो जो भी स्थानीय जो व्यवसाय है उसमें वो 10 दिन तक एक साल में वो जाकर प्रैक्टिकल ज्ञान लेना होगा उसे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ कारपेंटर का कहीं व्यवसाय है तो वहाँ पर उसको अध्ययन यानी प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन कहीं हो तो वहाँ उसको अध्ययन कराया जाएगा। मैकेनिकल डिवाइस यानी जहाँ मशीनरी का काम होता हो तो वहाँ उसे प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। यानी कि उसे इस क्षेत्र में भेजने का पर्पस ये है कि बच्चा यदि अपने घर का छोटा मोटा कोई कार्य हो तो अपने से किसी कार्य को करने में सक्षम हो, यानी कभी उसे इमरजेंसी आता हो कि नहीं से कार्य को करना ज़रूरी है तो इतना वो कार्य कर ले ताकि उसे अपने उस मजबूरी जो जिस वक्त है उससे वो निकल सके, यानी कि वो अपने कार्य को कुछ ना कुछ कर सके और उसे प्रैक्टिकल भी ज्ञान हो। नेक्स्ट, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम के में बच्चे को एग्ज़ाम, यानी कि अब मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को एग्ज़ाम देने की प्रेशर होती है। ऐसे में कई बच्चे आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम के प्रेशर को कम करने के लिए अब बोर्ड एग्ज़ाम 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला पार्ट 1 कहिए या पार्ट ए कहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसको कहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि इसमें ऑप्शन देकर प्रश्न किया रहेगा, यानी किसी प्रश्न को दिया जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन को चुनकर आंसर देना है। जैसा कि
जैसा कि आपको 12th में अभी तक होते आ रहा है। ऑब्जेक्टिव कहिए, वस्तुनिष्ठ कहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ डिटेल में उसे, यानी कि उसका क्वेश्चन का कम से कम 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यानी किसी क्वेश्चन को वर्णन करने की आवश्यकता होगा तो उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इसके लिए साल में 2 बार एग्जाम होगा, यानी कि इसे भी सेमेस्टर कह लीजिए वो उसी में, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए अलग और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग। नेक्स्ट, इसके लिए क्लास में जो व्यवस्था होंगे उसका क्या होगा, तो ध्यान रखें, रट कर पढ़ने के बजाय समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसको प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझाया जाएगा। यानी कि अब यदि टीचर को प्रैक्टिकल तरीके से ज्ञान न हो तो उनको अब प्रशिक्षण भी पढ़ाने का दिया जाएगा। ऐसे जो भी बीएड एमएड किए हों उनको ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समय के लिए टीचर को यहाँ ज्ञान दिया जा सकता है, और उस जो न्यू पॉलिसी है उस पॉलिसी में पढ़ाने के लिए या उसके तौर तरीके से पढ़ाने के लिए। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है उस क्षेत्र के भाषा को अध्ययन कराया जाएगा, जैसे या उसी भाषा में भी पढ़ाई हो सकता है या उस पर जोर दिया जाएगा पढ़ाने को। जैसे भोजपुर में हो तो भोजपुरी ध्यान दिया जाएगा, बंगाल में हो तो बंगाली की भाषा पर वहाँ तब तक ध्यान दिया जाएगा। ऐसे इस तरह से पढ़ाई होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिंदुस्तानी छात्र को इंग्लिश के समस्या से थोड़ी राहत हो। यानी थोड़ी राहत की बात हो रही है यहाँ पर, ताकि जो बच्चा हिंदी और भोजपुरी या जो भी क्षेत्रीय भाषा बोलते आ रहा हो उस भाषा में ही वो ज़्यादा स्किल्ड है, तो उसको उसी भाषा में यदि पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा उस बात को समझेगा, यानी ज़्यादा एडॉप्ट करेगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यदि बच्चे को शुरू से ध्यान दिया जाता रहे तो इंग्लिश भी उसको मजबूत हो जाता और वो बच्चा आगे चलकर कंफर्टेबल महसूस करता पढ़ने में। लेकिन यहाँ पर शायद दिक्कत तो हो सकता है कि यदि ज़्यादा बच्चे को इसमें इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे उसके अपर लेवल के जो एजुकेशन है उसमें जाकर वो बच्चा शायद इंग्लिश के कारण वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करे। नेक्स्ट 3, जहाँ तक संभव हो 5वीं तक मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले ही बताया, तो 8वीं तक भी ऐसे ही क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश स्कूलों में उसको हिंदी में पढ़ाया जाए, यानी इंग्लिश पर निश्चित तौर पर जोर दिया जाएगा। ये सरकार का नियम कानून है, ये पॉलिसी है। लेकिन मुख्यतः कोई मेरे समझ से ये चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा हिंदी में ज़्यादातर या अपने क्षेत्रीय भाषा का अडॉप्ट करे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जो है ऑलरेडी वो बच्चा अपने कल्चर से, अपने घरेलू ज्ञान से सीख जाता है। लेकिन इंग्लिश जो है उसके इन्वायरमेंट में नहीं है, उसे सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा जोर हमारे समझ से गार्जियन इंग्लिश पर ज़्यादा अभी भी ध्यान देंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन या उच्च एजुकेशन या विश्व स्तरीय एजुकेशन में इंग्लिश का ही महत्व है। नेक्स्ट, इसमें मुख्य फोकस रिसर्च। अब हायर एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ तो ध्यान रखें, इसमें हायर एजुकेशन का मतलब हुआ कि उच्च शिक्षा, जैसे MBA, आपका IT या जो इंजीनियरिंग है उस लेवल के एजुकेशन है, या जो भी हायर एजुकेशन है उससे संबंधित मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें मुख्य फोकस रिसर्च, अनुसंधान, खोज, यानी रिसर्च का मतलब अनुसंधान या खोज होता है, तथा इनोवेशन यानी नवीनता, नई खोज पर रखा गया है। इसके लिए रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा इसमें, जिससे कि भारत की शिक्षा विश्व स्तरीय हो जाए। यानी कि प्रयास इसमें किया गया है कि विश्व स्तर का एजुकेशन को बनाया जाए इस न्यू पॉलिसी के माध्यम से। अब ये एजुकेशन पॉलिसी कितना तक हेल्प करेगा, अब ये तो आगे देखना है। नेक्स्ट, इसमें बात है पहला पॉइंट कि हायर एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि यदि बीच में
पढ़ाई किसी कारण वह छूट जाती है छात्रों को, तो वो साल बर्बाद नहीं होगा। यानी अभी ऐसा होता रहा है, छूट जाने पर उसे कोई लाभ नहीं होता था। इसमें क्या होगा कि उससे अब यानी कि निम्न प्रकार से उसे लाभ मिलेगा। जैसे बैचलर प्रोग्राम यदि 1 साल में छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल यानी थर्ड पॉइंट है कि 2 साल में छोड़ना पड़ा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल में डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब कंसेप्ट हम लोग समझें 3 या 4 साल की डिग्री का तथा इसका फ़ायदे के बारे में हम लोग समझें तो ध्यान रखें कि 3 साल और 4 साल का जो डिग्री लेंगे उसका क्या कंसेप्ट है और क्या उससे फ़ायदा है। तो जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4 साल की डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी खोज वगैरह में जाना चाहते हैं, इनोवेशन में जाना चाहते हैं तो 4 साल के कोर्स करना उनको पड़ेगा। और जो लोग 3 साल के डिग्री कोर्स जैसे हम लोग BA, BSc, BCom करते आ रहे हैं तो उसमें ऐसे उनको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज रिसर्च में जाएंगे तो उनको 4 साल का करना पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है, इसके बाद 1 साल का MA और फिर सीधे PhD कर सकेंगे। यानी कि अब वो बच्चा यदि वो छात्र 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर लेगा तब उसे 1 साल में ही MA कंप्लीट हो जाएगा और उससे सीधे PhD करने का मौका मिलेगा। अब इसमें ध्यान रखें, अब रिसर्च करने वाले छात्रों को MPhil करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो सीधे PhD करेंगे। 4 पॉइंट है कि डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई भी छात्र मेजर यानी मुख्य कह सकते हैं या माइनर यानी अप मुख्य या प्रमुख कह सकते हैं के तौर पर चुन सकते हैं। यानी जो लोग अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक में लेता है वगैरह में, कोई और अन्य सब्जेक्ट में यदि उसको रुचि होता है जो सब्जेक्ट लिया है उसके अलावा, तो वो एक और सब्जेक्ट रख सकता है। वो मेजर या माइनर के तौर पर अलग से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 5 पॉइंट है कि अब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यानी तकनीकी संस्थान जो हैं उसमें भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यानी कि पहले अब टेक्निकल में टेक्निकल से संबंधित थी यानी तकनीकी एजुकेशन भी दिया जाता है, उसमें आर्ट का भी अध्ययन होगा या ह्यूमैनिटी का भी अब अध्ययन होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। यानी कि एक सभी कॉलेजेस को मिलाकर के एक टेस्ट लिया जाएगा और जिसमें बच्चे को पास करना होगा। ये आपको इंडिया लेवल तक भी हो सकता है। अब आगे कंसेप्ट आ रहा है तो और भी बात स्पष्ट होगा, जैसे कैट मैट हो रहा था, इस तरह भी ये एजुकेशन यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, उसमें बच्चे को पास करना पड़ेगा। यानी कि अब 12th तक बच्चा इसके पहले जो भी अध्ययन किया उसे अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, तभी इसको पास करेगा। यानी अब और भी डिफ़िकल्ट एजुकेशन होने वाली है। यानी कि पढ़ने वाले की तो ऑलवेज़ ईजी रहा है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के लिए डिफ़िकल्ट है। इसके लिए टीचर को भी काफ़ी स्किल होना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट है कि स्टूडेंट क्षेत्रीय भाषा में भी अब ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। यानी वो भोजपुरी को हो तो वो भोजपुरी में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो बंगाल का हो तो बंगाली में प्राप्त कर सकता है, वो यूपी का हो तो यूपी का जो पार्टिकुलर भाषा है उसको अध्ययन कर सकता है, एमपी का हो तो एमपी का वो पार्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर वो अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट 8, देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF का गठन होगा। नेक्स्ट 9, दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों अब भारत में अपनी कैंपस खोल पाएंगे, जिससे अब
आपको यहाँ से जॉब लेना या पढ़ना उसमें काफ़ी आसान होने लगेगा। 10 जीडीपी के 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा। 11 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड के आधार पर स्वायत्ता यानी स्वशासन ऑटोनॉमी इसे इंग्लिश में कहते दी जाएगी। यानी कि विश्वविद्यालयों में उनका जो भी ग्रेड के आधार पर उनका मार्क्स आएगा उसी के आधार पर उनको ऑटोमेटिक उसका प्रक्रिया किया जाएगा यानी स्वायत्ता किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसे नियम होंगे यानी कि सभी विश्वविद्यालय के नियम सेम होगा। नेक्स्ट 13 हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का भी एक के ही नियम रहेगा। यानी ये नहीं रहेगा कि कहीं अलग अलग अपने यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सिलेबस को अपने स्तर से वो अपने सिलेबस को पढ़ा रही है, ऐसा नहीं। सभी का नियम कानून एक जैसा रहेगा जिससे बच्चा एक स्तर का कहीं भी जाए तो वो अध्ययन कर कर निकला रहेगा और ताकि इसमें एक बच्चे को हर एक तरह से समानता लाया जाए, वो कहीं अलग अपने आप को फील नहीं करे एक दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे के तुलना में। अब नेक्स्ट 14 अब 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ये भी एक प्रावधान है। तो अब लास्ट में एक आपको संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा संदेश है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आई मेक यू श्योर इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल earn more and more money in comparison with the other languages from the all countries of the world। यानी दुनिया की भाषा की मांग के अनुसार मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आप दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर या सभी दुनिया के हर एक देशों से या कहीं भी दुनिया में जाकर के विश्व में अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान दें कि ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि जो निश्चित है कि ये सभी हमारे रीजनल लैंग्वेज पर स्टार्टिंग में जोर दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश का महत्व तो हर एक कंट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए ज़्यादा उस पर जोर हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा को हमें इंडिया के बाहर भी यानी अपने देश के बाहर भी जाना पड़ सके तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके, यानी कि ऐसा सोच भी रहा है अभी तक। तो इस पर मैंने वहाँ हर एक देश जो है ज़्यादा इंग्लिश में ही ध्यान यानी कि वहाँ इंग्लिश ही ज़्यादा चलाता है, तो उस पर देना ही पड़ेगा आपको ध्यान। अब तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।